नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास और संस्कृति कक्षा 10 की पुस्तक को, और आज हम इसका चैप्टर पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास संस्कृति एक परिचय। इसका थर्ड पार्ट हम आज पढ़ने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। राणा सांगा, जिनका शासनकाल 1509 से 1528 तक रहा है, जिन्हें संग्राम सिंह, जिनका मूल नाम क्या है, संग्राम सिंह था, लेकिन ये प्रसिद्ध थे राणा सांगा के नाम से। उनके 3 भाई थे, पृथ्वीराज, जयमल, राज सिंह। ये चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इस कारण इनमें संघर्ष तो स्वाभाविक था, पर इस संघर्ष में राणा सांगा विजयी रहते हैं और मेवाड़ के शासक बनते हैं। इतिहास में इन्हें हिंदुपत के नाम से जाना जाता है। हिंदुपत के नाम से प्रसिद्ध महाराणा सांगा 1509 में मेवाड़ के शासक बनते हैं। ये हमने अभी देखा ही है, 1509 से 1528 तक इनका शासनकाल रहता है। फिर है, इस समय मालवा का सुल्तान जो है मालवा पर जो है शासन किसका था? सुल्तान नासिरुद्दीन का शासन था। 1511 में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ जाता है, जिसमें एक राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिल जाती है। इस सफलता से मेदिनी राय की जो कद है, उनका जो वर्चस्व है वो बढ़ जाता है, और अब एक तरह से ये मालवा का अप्रत्यक्ष शासक बन जाता है। ठीक है, मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय की इस स्थिति को हल्के में ले लिया। फिर है, मेदिनी राय जो है वो राणा सांगा की शरण में चला जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरी इंपॉर्टेंस यहाँ खत्म हो रही है, तो वो राणा सांगा की शरण में चल जाते हैं, जिससे मालवा और मेवाड़ में युद्ध होता है। मालवा का जो सुल्तान है महमूद खिलजी द्वितीय, ये पराजित होता है और राणा सांगा इसको बंदी बना लेते हैं। फिर इधर से ईडर के उत्तराधिकार का प्रश्न होता है। नागौर पर अपना प्रभाव स्थापित करने के प्रयास और मालवा को सहयोग, ऐसे कई मसले हो जाते हैं, जिससे लेकर राणा सांगा के बीच में और गुजरात के सुल्तान जो मुजफ्फर है, इनके बीच में संघर्ष होते हैं, पर अंतिम रूप से सफलता किसी भी पक्ष को नहीं मिलती है। 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा जो है, ये खातौली, जो वर्तमान कोटा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर खातौली के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त करते हैं। इसके बाद राणा सांगा की जो सेना है, ये बाड़ी धौलपुर के युद्ध में भी इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त करती है। इससे राणा सांगा की प्रतिष्ठा जो है वो बढ़ जाती है, यानी भारत वर्ष में इनका जो मान सम्मान है वो बढ़ने लग जाता है। राणा सांगा जो है ये उत्तर भारत के एक शक्तिशाली शासक इस समय पर बन चुके होते हैं, क्योंकि खातौली के युद्ध में, इधर से बाड़ी के युद्ध में, और उसके पहले जो ये मालवा मेवाड़ संघर्ष होता है मेदिनी राय की वजह से, ईडर के जो संघर्ष होता है ना, ये सारी चीज़ों की वजह से जहाँ सफलता धीरे धीरे इनको मिलती रहती है, उसकी वजह से इनकी काफ़ी प्रशंसा होने लग जाती है और ये शक्तिशाली शासक के रूप में उभर कर आते हैं। 1526 में, अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आने लग जाती है कि 1526 में बाबर यहाँ पर पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करके आगरा पर अधिकार कर लेते हैं। 1526 में बाबर जो है ये पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त करके आगरा पर अधिकार कर लेते हैं। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर इनके विरुद्ध कूच किया। बाबर के अनुसार राणा सांगा ने उनसे वादा किया था कि जब वो इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, लेकिन राणा सांगा उसकी बाबर की कोई मदद नहीं करते हैं, लेकिन आज तक इस आरोप की पुष्टि नहीं हो सकी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बाबर जो है वो राणा सांगा पर किस वजह से हमला करता है, तो ये वजह ये होती है कि उसे लगता है कि यहाँ पर इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर जो है राणा सांगा की मदद ले लेंगे या उससे राणा सांगा उसकी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बाबर और राणा सांगा दोनों ही शक्तिशाली थे, दोनों ही महत्वाकांक्षी थे, तो दोनों के मध्य युद्ध तो निश्चित था। इसलिए खानवा के मैदान में सांगा के साथ बाबर का युद्ध होता है और खानवा के युद्ध में सांगा पराजित होते हैं। पर इससे पहले बयाना के युद्ध में, देखिए उसके पहले ये जो बयाना का युद्ध होता है फरवरी 1527 में, सांगा की जो सेना है ये बाबर की सेना को पराजित कर देती है, और 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध होते हैं। अब यहाँ पर बाबर जो है वो क्या यूज़ करता है, बाबर जो है ये तोप खाने का इस्तेमाल करता है, और तुलगमा युद्ध पद्धति के कारण बाबर जीत जाता है। राणा सांगा युद्ध में घायल होता है
और उसने युद्ध के मैदान से उसको दूर ले जाया जाता है, क्योंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है राणा सांगा को। बहुत वीर थे, प्रतापी थे, लड़ते लड़ते इनके शरीर पे कितने ही सैकड़ों घाव हो चुके थे। फिर इनको युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब राणा सांगा ने अपनी पराजय का बदला लेने के लिए बिना चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया, तब इनके सामंत जो युद्ध से थक चुके थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, इन्होंने सांगा को विष दे दिया। देखो, घर का भेदी लंका ढाए, वो बात है। इनके अपनों ने इनको विष देकर मार डाला, जिसके फलस्वरूप 30 जनवरी 1528 को बसवा यानी दौसा में सांगा की मृत्यु हो जाती है और मांडलगढ़ में सांगा का समाधि स्थल बनाया गया है। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह ये 1528 से 1531 तक शासन करते हैं और उसके बाद ये राणा विक्रमादित्य जो हैं ये मेवाड़ के शासक बनते हैं। ठीक है, फिर है राणा उदय सिंह। ठीक है, राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बनवीर से बचाया था। उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया था। यहीं पर मालदेव के सहयोग से 1537 में उदय सिंह का राज्याभिषेक होता है। उदय सिंह ने 1559 में उदयपुर नगर बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। देखिए, इससे पहले जो राजधानी है वो चावंड होती है ना, और अब यहाँ पर जो है ये जो है राजधानी उदयपुर आ गई है। अब इन्होंने उदय सागर झील और मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण भी करवाया। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। 1567 में अकबर चित्तौड़ पर आक्रमण करता है और अपने सरदारों की सलाह पर उदय सिंह किले की रक्षा का भार जयमल और फत्ता को अपने 2 सेना नायकों को सौंपकर पहाड़ियों में चले जाते हैं। किले की रक्षा के दौरान जयमल और फत्ता वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है, फिर अकबर ने इनकी वीरता से प्रसन्न होकर आगरा के किले के बाहर उनकी हाथी पर सवार पत्थर की मूर्तियां लगवाई थी। ठीक है, अब है महाराणा प्रताप। ये इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका जो शासनकाल है 1572 से 1597 तक रहता है। 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ में जन्मे प्रताप 1572 में मेवाड़ के शासक बनते हैं। लगभग 32 साल की एज होती है, इनकी उम्र होती है जब ये मेवाड़ के शासक बनते हैं। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। जगमाल राणा प्रताप जो है महाराणा प्रताप के भाई ही है। ये इनसे छोटे होते हैं, जगमाल छोटा है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये अपनी उदय सिंह जो है अपनी रानी के प्रभाव में आकर इसको जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं, लेकिन इनके जो सरदार हैं ये स्वीकार नहीं करते और प्रताप को गद्दी पर बैठा देते हैं। इस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था, तो प्रताप के सामने 2 मार्ग थे कि या तो वो अकबर की अधीनता स्वीकार करके सुविधापूर्ण जीवन बिताए या फिर अपना स्वतंत्र अस्तित्व और अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। दूसरा विकल्प चुनने की स्थिति में उन्हें अनेक कष्ट उठाने पड़े। फिर भी प्रताप ने दूसरा विकल्प संघर्ष को ही चुना। इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्य और विचारों से उसने सामंतों भीलों का एक गुट बनाया जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। ठीक है, उद्यत यानी तत्पर। अभी रीट जो सितंबर में हुआ था ये वर्ड वहां पर था, उद्यत। ठीक है, प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर इनके सम्मान को बढ़ाया। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए उसने गोगुंदा से अपने निवास स्थान कुंभलगढ़ में स्थानांतरित किया। अकबर किसी भी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहते थे। उन्होंने समझौते के प्रयास भी किए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आगे वाली कि अकबर जो है ये एक शिष्टमंडल भेजता है, 4 शिष्टमंडल महाराणा प्रताप को मनाने के लिए कि वो कैसे भी करके अकबर की अधीनता को स्वीकार करें। 1572 से 1578 तक 1576 तक, ये 6 है 1576। ठीक है, 1572 से 1576 तक 4 शिष्टमंडलों को भेजता है, जिसे जलाल खान, मान सिंह, भगवंत दास और टोडरमल। इसे आप JMBT नाम से याद रख सकते हैं। ठीक है, या इसे आप जमा भट्टो भी कह सकते हैं। ये ट्रिक सिंपल है, आप इसे अपने हिसाब से याद रख सकते हैं कैसे भी करके कि शिष्टमंडल का क्रम पूछा जाता है कि पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, चौथा कौन था। ठीक है, मगर महाराणा जो है ये संधि करने में किसी प्रकार की रुचि नहीं दिखाते हैं। माफ कीजिएगा, थोड़ा गले में खराश है तो आवाज खराब हो सकती है।
मगर मेवाड़ को मुगल आक्रमण का सामना करना पड़ा। 1576 ईस्वी के प्रारंभ में अकबर मेवाड़ अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचता है। मैगजीन का किला जो है अजमेर का, वहां पर ये पूरी तैयारी करते हैं और वहीं पर ये मान सिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व भी सौंपते हैं। 18 जून, वैसे आज भी 18 जून ही है, 18 जून 1576 को खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध होता है, जो इतिहास में हल्दी घाटी के नाम से प्रसिद्ध है। इस युद्ध में मुगल सेना का मुख्य सेनापति आमेर का मान सिंह था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। देखिए इसमें जो मुगल सेना का जो मुख्य सेनापति है ना, ये आमेर के मान सिंह थे। लेकिन प्रताप की सेना के जो हरावल भाग है, देखिए ये क्वेश्चन, ये लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। आप कई बार आरपीएससी के एग्जाम में इनको पूछा जाता है कि हरावल क्या है ना, चंदावल क्या है। तो ये हरावल जो है ये अग्रिम दस्ता होता है, यानी सेना का जो ग्रुप है, आगे जो फ्रंट वर्कर है, फ्रंट वॉरियर है, उन्हें हरावल कहा जाता था। और इनका नेतृत्व कौन कर रहा था? हकीम खां सूर कर रहा था। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झाला बीदा, इन्होंने प्रताप का मुकुट धारण किया था। युद्ध करते हैं ये और प्रताप को युद्ध भूमि से दूर भेज देते हैं। यह युद्ध अनिर्णायक रहता है। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध और जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा है। तो देखिए ये 3 नाम है, युद्ध एक ही है, युद्ध लड़ने वाले लोग भी सेम है, लेकिन बस इसका नाम अलग अलग कर दिया गया है, क्योंकि ये एक क्षेत्र विशेष में नहीं था। काफ़ी बड़ी सेना प्रताप की भी थी, काफ़ी बड़ी सेना अकबर की भी थी। ठीक है, तो ये देखिए ये इंपॉर्टेंट लाइन से आपको एज इट इज इसको याद रखना है। आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं। कीवर्ड्स को ध्यान में रखिए कि कौन सा युद्ध कब होता है, हरावल क्या है, चंदावल क्या है, किसने इसका नेतृत्व किया था, प्रताप का मुकुट धारण किसने किया था? झालाबीदा ने। तो इस तरह से इसको याद रखना है। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए वहीं से मुगलों को परेशान करने के लिए धावे मारना शुरू कर दिया था। 1576 से 1585 तक अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार करने के लिए अनेक अभियान भेजे, लेकिन उसे अधिक सफलता नहीं मिली। और इस दौरान 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। वो क्या होती हैं? महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जो है, ये 1580 में अचानक शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण करके अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लेते हैं। इस संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर प्रताप ने मुगल महिलाओं को ससम्मान सुरक्षित भिजवाने के आदेश दिए। नारी सम्मान की भारतीय परंपरा का यह अनुपम उदाहरण है। 1582 में दिवेर की मुगल चौकी पर आक्रमण के समय इनके जो पुत्र हैं कुंवर अमर सिंह, वहां पर तैनात मुगल अधिकारी सुल्तान खां को भाले के एक वार से ही परलोक पहुंचा देते हैं। दिवेर की विजय के बाद इस पर्वतीय मार्ग पर प्रताप का अधिकार हो जाता है। एक छोटी सी मेवाड़ी सेना की ये बहुत बड़ी सफलता थी। यही कहा था कि कर्नल टॉड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। देखिए ये जो दिवेर का युद्ध है, ये किसके बीच में लड़ा गया है? ये लड़ा गया है कुंवर अमर सिंह के बीच में और सुल्तान खां के बीच में। जो ये मुगल चौकी है, 1582 में ये युद्ध होता है। दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। 1585 ईस्वी के बाद अकबर जो है मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेजता है। 1585 से 1597 के बीच प्रताप ने चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पर पुनः अधिकार कर लिया था। चावंड को ये अपनी राजधानी बनाते हैं और राज्य में सुव्यवस्था स्थापित करते हैं। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो जाती है। चावंड के पास बाडोली नामक गांव में प्रताप का अंतिम संस्कार होता है। प्रताप के संबंध में कर्नल टॉड लिखते हैं कि आल्प्स पर्वत के समान अरावली में, यूरोप के जो आल्प्स पर्वत हैं, इनके समान अगर अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं थी जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली है, दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। अब हम बात करते हैं राणा अमर सिंह, जो इनके बेटे हैं। 1597 में प्रताप की मृत्यु के बाद इनके बेटे अमर सिंह मेवाड़ के शासक बनते हैं। शासक बनने के बाद इनको भी मुगलों के आक्रमणों का सामना करना पड़ता है। 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचता है
और शहजादा खुर्रम जो है, यानी जहांगीर का जो बेटा है खुर्रम, जिसे शाहजहां कहा जाता है, इसको मेवाड़ अभियान का नेतृत्व दिया जाता है। उसने मेवाड़ में लूटमार आगजनी द्वारा संकट की स्थिति उत्पन्न कर दी। तो अब ये अमर सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। मेवाड़ के सामंत जो है वो युद्धों से ऊब गए थे और उनकी जागीरें भी वीरान हो गई थी। इसलिए उन्होंने कुंवर करण सिंह को अपने पक्ष में करके जो कर राणा पर अपने ये जो कुंवर करण सिंह है, इनको अपने पक्ष में करके राणा पर यानी अमर सिंह पर मुगलों से संधि करने का दबाव बना डाला। सरदारों के दबाव में अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगलों से संधि की स्वीकृति देनी पड़ी। और इस तरह से पहली बार इतिहास में, मेवाड़ के इतिहास में 1615 में मेवाड़ मुगल संधि होती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि फरवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि होती है। चित्तौड़ पुणे मेवाड़ को लौटा दिया जाता है, लेकिन कंडीशन रख दी जाती है कि उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। और इस प्रकार विगत 90 वर्षों से चले आ रहे मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हो जाता है। राणा अमर सिंह अपने इस कार्य पर खुश नहीं थे और स्वयं को उन्होंने राजकार्य से विरक्त कर दिया। और ये जहांगीर के जीवन की एक बड़ी सफलता मानी जाती है, क्योंकि उसने कैसे भी करके जो मेवाड़ के जो शासक हैं उनका जो एक इतिहास चला आ रहा है कि उन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, तो जहांगीर के हिस्से में ये उपलब्धि आ जाती है कि उसने महाराणा अमर सिंह को मजबूर कर दिया था, मेवाड़ को मजबूर कर दिया था इनके साथ संधि करने के लिए। अब देखिए, अब आते हैं महाराणा राज सिंह। राज सिंह जो है ये शासक बनते ही चित्तौड़ के मरम्मत के कार्य को पूरा करने का निश्चय करते हैं। इनका कार्यकाल 1652 से 80 के बीच में है। लेकिन मुगल सम्राट जो है ये इसे 1615 की मुगल मेवाड़ संधि की शर्तों के प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढहाने के लिए 30,000 की सेना के साथ सादुल्ला खां को भेजते हैं। राज सिंह जो है ये मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहां से हटा लेते हैं। मुगल सेना फिर भी वहां के चित्तौड़गढ़ के कंगूरे और बुर्ज गिराकर लौट जाती है। 1658 में मुगल शहजादों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है। ठीक है, यही औरंगजेब और दारा शिको ये आपस में भाई सारे लड़ पड़ते हैं। ठीक है, फिर ये क्या करते हैं, मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहते थे, तो महाराणा राज सिंह जो ये टाल मटोल करते रहते हैं। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बनता है तो प्रारंभ में उसके संबंध राज सिंह से अच्छे रहते हैं। ठीक है, क्योंकि संधि तो कंडीशन चली आ रही थी। अब औरंगजेब जो है ये राज सिंह को 6,000 जात और सवार का मनसब भी देते हैं। देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जात, मनसब और सवार के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब इनके औरंगजेब और राज सिंह के बीच में खटपट कैसे होती है। हमने पहले भी पढ़ा था कि राजस्थान की जो वीरांगनाएं हैं वो किसी न किसी प्रकार से किसी युद्ध का कारण बनी है या युद्धों में इन्होंने भाग लिया है, यानी कि अपने आप को प्रेरित किया है, दूसरों को प्रेरित किया है इन्होंने अपने बारे में, अपने साथ अपने तौर तरीकों से। अब यहाँ पर औरंगजेब जो है ये किशनगढ़ की राजकुमारी है चारुमती, इससे विवाह करना चाहते हैं। अब पढ़ ही रहे हैं कि इनका विवाह औरंगजेब से होने वाला था। ठीक है, अब होता क्या है कि किशनगढ़ की जो राजकुमारी है चारुमती, ये राज सिंह से शादी कर लेती है, जो ऑलरेडी उनके वहां से 6,000 जात और सवार का मनसब ले रहे थे। अब औरंगजेब को बुरा लगता है इस चीज को देखकर कि जिस राजकुमारी से मैं विवाह करना चाहता था उसे तो जो मेरे अंडर में रह रहा है वो शादी करके ले गया। तो यहाँ पर राज सिंह ने 1660 में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। 1660 में ये चारुमती से विवाह कर लेते हैं राज सिंह, और औरंगजेब से जिसकी शादी होने वाली थी। इसके बाद में औरंगजेब क्या करता है, 1679 में जजिया कर लगाने का लगा देता है, जिसका राज सिंह विरोध करते हैं। अब ये दूसरा कारण हो गया कि पहले तो राजकुमारी की वजह से मन खट्टे हुए इनके, है ना, और दूसरा रीजन ये आ गया कि जजिया कर लगा दिया। हिंदुओं पर कर लगाया जाता था, ये जजिया धार्मिक यात्रा वाला कर था, तो ये ब्राह्मणों पर जो कर लगाया गया था, हिंदुओं पर जो कर लगाया था, राज सिंह इसका विरोध करते हैं। अब जब मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ता है तो महाराणा राज सिंह जो है ये राठौड़ों को साथ दे देते हैं। अब जोधपुर के साथ जब इनका संघर्ष होता है मुगलों का, तो ये मेवाड़ वाले मारवाड़ का साथ दे देते हैं।
ये तीसरा रीजन था औरंगजेब के साथ राज सिंह की खटपट का। 1680 में इस तरह से राज सिंह की मृत्यु हो जाती है। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इनके बारे में, राज सिंह जो है ये गोमती नदी के पानी को रोककर रासमंद झील का निर्माण करवाते हैं। इस झील के उत्तरी किनारे पर 9 चौकी की पाल जो है यहाँ पर राज प्रशस्ति लिखी गई है। ये एक शिलालेख लिखवाते हैं राज सिंह। इनके बारे में राज सिंह के टाइम पे ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि एक तो चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी से विवाह होता है। दूसरी बात इनकी होती है 1679 में जब राज सिंह जजिया कर का विरोध करते हैं औरंगजेब के खिलाफ। तीसरा खटपट का कारण बनता है कि ये मुगल मारवाड़ जब संघर्ष होता है तब ये राठौड़ों का साथ देते हैं। और इनके इंपॉर्टेंट चीज एक और ये जुड़ जाती है कि गोमती नदी के पानी को रोककर रासमंद झील का निर्माण करवाया जाता है। इस झील के उत्तरी किनारे पर 9 चौकी नाम स्थान पर राज प्रशस्ति लिखी गई है। ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना रणछोड़ भट्ट द्वारा की गई है। यहाँ पर ये प्रशस्ति 25 काले संगमरमर की शिलाओं पर खुदी हुई है। इसे संसार का सबसे बड़ा शिलालेख माना जाता है। ठीक है, तो ये संसार का सबसे बड़ा शिलालेख भी है। अब हम पढ़ने वाले हैं मारवाड़ का राठौड़ वंश और इस वंश के प्रतापी शासक। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है ये मेवाड़ वंश के बारे में हमने पढ़ा है। तो अब हम पढ़ते हैं मारवाड़ के बारे में कि जिस समय मेवाड़ शासन में जो चल रहा था, अब उसके समकालीन मारवाड़ की स्थिति क्या थी। जिस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के गुहिलों का शासन मेवाड़ और वागड़ प्रांत में स्थापित हुआ, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी भाग में राठौड़ों के राज्य भी स्थापित हो जाते हैं। राठौड़ों की उत्पत्ति का विषय विवादास्पद है। विभिन्न ताम्रपत्रों, शिलालेखों और प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए गए हैं। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें राजा विश्ववुतमान के पुत्र राजा वृहदबल से पैदा होना लिखा गया है। दयाल दास ने इन्हें सूर्यवंशी माना है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दयाल दास ने इन्हें सूर्यवंशी माना है और इन्हें ब्राह्मण जो है वो भल्ल राव की संतान मानते हैं। नैन्सी जो है मारवाड़ के राठौड़ों को कन्नौज से आने वाली शाखा मानते हैं और कर्नल टोड जो है ये राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं। इस प्रकार राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में कोई भी एक राय नहीं है। सभी विद्वान इन्हें दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित मानते हैं। इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध है। जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष आदि पुरुष कौन थे? राव सिंहा थे, जिसे कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। सिंहा केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली के उत्तर पश्चिम में अपना राज्य स्थापित कर पाए थे। राव सिंहा ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी, लेकिन उसे ये व्यवस्थित नहीं कर पाए। तो राव सिंहा के बारे में इतना है कि राठौड़ वंश की जो संस्थापक हैं, ये मूल पुरुष हैं, आदि पुरुष हैं, तो राव सिंहा हैं। अब हम पढ़ते हैं राव चुंडा के बारे में। राव चुंडा के बारे में क्या आता है जी? ये 1394 से 1423 तक इनका शासनकाल रहता है। अपने साहस और कूटनीति से राव चुंडा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया। इसने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। मंडोर पर अधिकार करने के बाद इसने आसपास के क्षेत्रों जैसे खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल आदि पर भी अधिकार कर लिया। पुंगल के भाटियों द्वारा धोखे से ये 1423 में मारे जाते हैं, राव चुंडा मारे जाते हैं। और इनकी पत्नी जो है चांद कंवर, ये चांद बावड़ी जो जोधपुर में है इसका निर्माण करवाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, किसने? चांद कंवर ने चांद बावड़ी जो जोधपुर में है इसका निर्माण करवाया था अपने पति राव चुंडा की मृत्यु के बाद में। अब है राव रणमल। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप बावड़ी के बारे में जरूर ध्यान रखिए। अब है राव रणमल। राव रणमल जो है ये 1427 से 1438 तक इनका शासनकाल होता है। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मेवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज थे और ये रणमल जो है मेवाड़ चले जाते हैं। और ये रणमल जो है ये अपनी बहन जो है हंसाबाई, इनका विवाह राणा लाखा से करवाते हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी हो जाती है इनकी। ये राणा लाखा से विवाह करवा देते हैं। ये राणा लाखा की वैसे इनका बेटा होता है राव चुंडा, इसके रिश्ता लेके जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पर होता नहीं है। तो ये उसके राव चुंडा की बजाय उनके पिता जो बुजुर्ग हैं राणा लाखा, इनसे करवा देते हैं। और इस शर्त पर करवाते हैं विवाह रणमल जो है ये राठौड़ वंशी
कि हंसाबाई का जो बेटा है वही लाखा का उत्तराधिकारी होगा और अपने भांजे मोक्कल के मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव बढ़ जाता है। ठीक है, और इनका जो बेटा होता है चुंडा, वो राजस्थान का भीष्म पिता कहा जाता है, इसे मेवाड़ का भीष्म पिता कहा जाता है क्योंकि आजीवन विवाह नहीं करते हैं और क्योंकि इन्होंने क्लियर ही कर दिया था कि जो राणा लाखा है और हंसाबाई का बेटा होगा वही अगला शासक बनेगा, इसलिए अब रणमल का जो प्रभाव है मोक्कल के राज्य में काफी बढ़ जाता है और इनकी जो मृत्यु है वो इनकी प्रेमिका है एक भारमली, इसके सहयोग से रणमल की जो हत्या है वो मेवाड़ी सामंत करवा देते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं राव जोधा के बारे में। ये 1438 से 1489 तक रहते हैं, शासनकाल है। राव जोधा मारवाड़ के पुत्र राव रणमल के पुत्र थे, ये यही रणमल जी हैं, इनके पुत्र थे ये। 1438 में, एक मिनट है ना, 1438 में चित्तौड़ में जब रणमल की हत्या हो जाती है तो ये राव जोधा जो है जंगलों में रहकर अपनी शक्ति को संगठित करते हैं। 1453 में ये मंडोर को जीतने में सफल हो जाते हैं और मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का विवाह मेवाड़ के राजकुमार रायमल से तय कर देते हैं। 1459 में जोधपुर नगर बसाते हैं राव जोधा। देखिए इनके बारे में कितनी अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट बातें आ जाती हैं कि देखिए एक तो ये मंडोर को जीतने में सफल रहते हैं, ठीक है, 1453 में, और मेवाड़ से सुलह होती है क्योंकि वहाँ पर ये मोकल के अंडर में रह रहे होते हैं, वहाँ से निकलते हैं जब तो सुलह करते हैं। तो यहाँ पर ये नया ये अपनी बेटी का विवाह जो है ये राजकुमार रायमल से कर देते हैं। 1459 में जोधपुर नगर बसाते हैं और अपनी राजधानी बनाते हैं। राव जोधा नई राजधानी को सुरक्षित करने के लिए चुड़िया टूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाते हैं, मेहरानगढ़ दुर्ग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेहरानगढ़ दुर्ग किस पहाड़ी पर बसा हुआ है, तो ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। राव जोधा दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी की सेना को परास्त करते हैं एक बार, और डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा जो है वो राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं जिसने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी को हराया था। अब आगे देखिए राव मालदेव। राव मालदेव जो है ये खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लेते हैं। इनके बारे में कई इंपॉर्टेंट लाइंस आएंगी। देखिए एक तो ये खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ से भाग लेते हैं। खानवा के युद्ध में मारवाड़ का शासक इनके पिता राव गंगा थे, राव गंगा। अब ये क्या है, 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की ये सहायता करते हैं और 1536 में राव मालदेव जो है ये जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादे से विवाह करते हैं जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट, राव मालदेव बहुत प्रतापी शासक रहे हैं लेकिन इनका जो जिक्र ज़्यादा होता है ये उमादे की वजह से ही होता है, जो राव लूणकरण की बेटी हैं जैसलमेर के शासक की। क्यों प्रसिद्ध है जी ये रूठी रानी के नाम से? कारण क्या था कि मालदेव का ससुर और उमादे का जो पिता है राव लूणकरण, ये मालदेव की हत्या करवाना चाहता था। इसकी सूचना मालदेव की जो सास है वो मालदेव को भिजवा देती है। इस घटना के बाद से मालदेव और उमादे के संबंध बिगड़ जाते हैं। वह रूठकर अजमेर के तारागढ़ में रहने लग जाती हैं और इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध होती हैं। मालदेव ने मेड़ता के वीरमदेव और बीकानेर के राव जैतसी पर भी आक्रमण किया था 1542 में और उनके राज्यों पर अधिकार कर लिया था। वीरमदेव व राव जैतसी शेरशाह की शरण में चले जाते हैं और 1539 और 40 में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर बदर भटक रहा होता है। तो मालदेव जो है ये हुमायूं को सहायता का संदेश भेजते हैं क्योंकि मालदेव जानते थे कि हुमायूं की पूर्ण पराजय के पश्चात शेरशाह का अगला शिकार खुद मालदेव होने वाला है। 1543-44 में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ता है। शेरशाह की धूर्तता की वजह से मालदेव और उसके सेनापतियों के बीच में अविश्वास हो जाता है। ये देखिए 1543-44 में इनके बीच में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है और इनके जो दो साथी होते हैं जैता और कुंपा, ये उसका साथ दे देते हैं शेरशाह का, जिसकी वजह से मालदेव जो है युद्ध के मैदान में मैदान छोड़ देता है और 1544 में इनके बीच में जो गिरी सुमेल का युद्ध होता है ये शेरशाह जीत जाता है। और यहाँ पर
इनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह कहता है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो ये गिरी सुमेल का युद्ध होता है जिसमें मालदेव मारा जाता है। शेरशाह की मृत्यु के पश्चात 1545 में जब इसकी मृत्यु होती है, सॉरी मैं मिस्टेक हूँ कहीं, हाँ, तो ये देखिए कि जैता और कुंपा जो है, ये शेरशाह की धूर्तता से मालदेव और उनके सेनापतियों के बीच में अविश्वास उत्पन्न हो जाता है, जिससे मालदेव तो वहां मैदान छोड़कर भाग जाता है, लेकिन इनके जो सेनापति होते हैं, माफ करिएगा थोड़ी गलती हो गई, इनके जो सेनापति है जैता और कुंपा जो है ये युद्ध मैदान में खड़े रहते हैं, वीरता से डटे रहते हैं। गिरी सुमेल का युद्ध होता है शेरशाह और जैता कुंपा के बीच में, इनकी सेना के बीच में, और शेरशाह जो है ये इस युद्ध को जीत जाते हैं और इसमें जैता और कुंपा वीरगति को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इनकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह कहते हैं कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता। शेरशाह की मृत्यु जब 1545 में हो जाती है तो उसके बाद मालदेव जो है वो जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालोर और मेड़ता इन सब पर पुनः अधिकार कर लेते हैं और 1562 में मालदेव की मृत्यु हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं राव चंद्रसेन के बारे में। ये बहुत प्रतापी शासक रहे हैं एक तरह से, लेकिन इनके बारे में ज़्यादा नहीं जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। राव मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न होकर उसे राज्य से निकाल दिया। अपने दूसरे बेटे उदय सिंह से भी मालदेव खुश नहीं था और उसको भी उत्तराधिकारी नहीं बनाया। अब चंद्रसेन को मालदेव जो है वो उत्तराधिकारी बना देते हैं, जो इसका तीसरा बेटा था। चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम सिंह और उदय सिंह के विरोध का सामना करना पड़ता है। 1564 में राम जो है वो सहायता लेने के लिए अकबर की शरण में चला जाता है। अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर 1564 में अधिकार कर लिया। अब 1570 तक आते आते हालात ऐसे हो जाते हैं कि राव चंद्रसेन को भी आना पड़ता है मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए। लेकिन क्या होता है 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में राव चंद्रसेन भी जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचता है, मगर अकबर का उसके भाइयों राम सिंह और उदय सिंह की ओर झुकाव देखकर वो नागौर छोड़ देता है और संघर्ष का रास्ता चुन लेता है। अकबर जो है वो बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का अधिकारी नियुक्त कर चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने अब ये जो है चंद्रसेन जो है, जब उसको पता लग जाता है कि मेरे दोनों भाइयों की तरफ अकबर जो है वो काफ़ी झुकाव रखते हैं, काफ़ी उनकी मदद कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, संघर्ष का रास्ता चुनते हैं। नागौर दरबार से निकल कर आ जाते हैं और यहाँ पर बीकानेर के जो राय सिंह है इनको जोधपुर का अधिकारी बना दिया जाता है और चंद्रसेन को मारवाड़ से सहायता मिलने और इस मार्ग में गुजरात में हानि पहुँचाने की संभावना जो है वो समाप्त कर देते हैं। 1564 में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन जो है कुछ समय तो भादरा जून में रहते हैं, मुगलों की फौजों का मुकाबला करते हैं परंतु जब मुगल सेना उन्हें चारों ओर से घेर लेती है तो वहां से ही हटकर ये सिवाना में अपना मोर्चा बना लेते हैं। सिवाना का जो गढ़ और पहाड़ी है दोनों दुर्गम थे। जब वहां पर चंद्रसेन का पता नहीं लगता है तो मुगल अधिकारियों ने उनके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न करते हैं। रावल सुखराज सूजा और देवीदास ये चंद्रसेन के साथी थे। मुगल सेनाओं ने इन्हें भी जगह जगह पर खूब खदेड़ा। इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी गई, जिससे तंग आकर वह रामपुरा के पहाड़ों में चले जाते हैं। यह जानकर कि छोटी सी सेना इतने विस्तृत पहाड़ी प्रदेश को घेरना कठिन था, बादशाह अपनी सेना को बढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी चंद्रसेन इनके हाथ में नहीं आते हैं। सिवाना से निकलकर चंद्रसेन पीपलोद और वहां से कानूजा के पहाड़ों में चले जाते हैं और वहां पर लूट खसोट आरंभ कर देते हैं। इस नीति से मारवाड़ में लोग अप्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें मारवाड़ छोड़कर सिरोही और फिर डूंगरपुर और फिर बांसवाड़ा में शरण लेनी पड़ती है। फिर भी मुगल सेना इनका पीछा नहीं छोड़ती है चंद्रसेन का, और इस प्रकार निरंतर जो है ये इनका सामना करते रहते हैं, मुगल सेना का संघर्ष रहता है और 1581 में इनकी मृत्यु हो जाती है। विश्वेश्वर नाथ रेऊ ने चंद्रसेन को की तुलना महाराणा प्रताप से की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। विश्वेश्वर नाथ रेऊ चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से करते हैं।
जिससे उसी के समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा। पहाड़ों में भटकने के बाद भी ये मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं और इस कारण से चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। अब हम पढ़ते हैं मोटा राजा उदय सिंह के बारे में। 1581 से 1583 के बीच में मध्य मारवाड़ खालसा यानी सीधे केंद्र के अधीन था। 1583 में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त किया। ये चंद्रसेन का भाई था मोटा राजा उदय सिंह। उदय सिंह ने 1587 में अपनी पुत्री जोधाबाई, जिसे जगत गुसाई कहते हैं, इसका विवाह जहांगीर के साथ कर दिया और खुर्रम जो है ये जहांगीर की इसी पत्नी से जोधा से उत्पन्न होता है, जगत गुसाई। इसके विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 का मनसबदार बनाया गया था। अब है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। 1638 से 1678 तक इनका कार्य शासनकाल रहता है। जसवंत सिंह का जन्म 1626 में बुरहानपुर में हुआ। इनके पिता गज सिंह के स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी में थे। गज सिंह की मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही बादशाह शाहजहां के द्वारा उसे आगरा पहुंचने का निमंत्रण दिया गया। वहां पहुंचने पर शाही तौर पर से उसे टीका दिया गया, खिलत, जड़ाऊ, जमधर आदि वस्तुओं से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उसे राजा का खिताब और 4000 जात और सवार का मनसब भी दिया गया। क्योंकि उस समय उनकी आयु केवल 11 वर्ष थी, तो बादशाह ने आसोप ठाकुर राज सिंह कुंभावत को 1000 जात और 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया। 1645 में इन्हें आगरा का प्रबंध सौंपा गया। जसवंत सिंह प्रथम को 1648 में इन्हें कंधार अभियान पर भेज दिया जाता है। जब उत्तराधिकार का युद्ध होता है 1657 से 58 के बीच में, तो इसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया, लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हो जाती है और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ता है। जसवंत सिंह के जोधपुर लौटने पर इनकी उदयपुरी रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया और ये कहलवा भेजा कि राजपूत या तो युद्ध से विजयी लौटते हैं या वहां पर मर मिटते हैं। अब महाराजा पराजय के बाद भी नहीं लौट सकते, यह कहकर वह सती होने की तैयारी करने लगी। अंत में रानी की मां के समझाने और जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देने पर जो है दुर्ग के द्वार खोले जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिए कि इनकी जो उदयपुरी रानी है, यानी कि जसवंत सिंह के जोधपुर लौटने पर इनकी उदयपुरी रानी जो है ये किले के द्वार नहीं खोलती है और सती होने की तैयारी करती है। लेकिन इनको जसवंत सिंह वचन देते हैं, जसवंत सिंह प्रथम, कि मैं इसका बदला जरूर लूंगा। इसकी कथा पर की सत्यता पर क्या है क्या नहीं ये तो ईश्वर जाने, लेकिन इस कथा को श्यामल दास जो है, कवि श्यामल दास, ये मान्यता जरूर देते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पर खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के बीच में आपसी अविश्वास के कारण यहाँ पर ये जो जसवंत सिंह है ये जोधपुर रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर जय सिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब के बीच में जो मनमुटाव है वो कम होता है। अब इनका मनसब जो है वो औरंगजेब के द्वारा फिर से पुनः बहाल किया जाता है। 1659 में इन्हें गुजरात का सूबेदार बनाते हैं। 1662 में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध शाइस्ता खान की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा जाता है। शिवाजी के विरुद्ध ये कोई खास सफलता इनको नहीं मिलती है। 1673 में जसवंत सिंह को काबुल भेज दिया जाता है और यहाँ जमरूद में रहने का आदेश दिया जाता है और इसी जमरूद में काबुल में इनकी जो मृत्यु है वो 1678 को हो जाती है। जसवंत सिंह विद्वानों का आश्रयदाता था। इनके समय जो विद्वान थे वो सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास प्रमुख है। मुनोत नैन्सी इनका मंत्री भी था, जिसने नैन्सी दी ख्यात और मारवाड़रा परगना री विगत नामक ग्रंथों की रचना की है। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं एक और नए सेशन के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो जल्दी मिलते हैं, आगे पढ़ेंगे बीकानेर का राठौड़ वंश। तो आज के लिए इतना ही। हार्दिक धन्यवाद, आभार।